तो तुमने अब तक कितना कमाया है? क्या इतना कि अपने स्टूडेंट लोन चुका दो? क्या इतना कि घर खरीद लो? या फिर इतना कि अब कभी जिंदगी में काम ही ना करना पड़े? मेरे सामने खड़ा एक बड़ा सा फटेहाल आदमी अपने पैरों पर इधर उधर झूलते हुए शर्माकर मुस्कुराया। कभी काम ना करना पड़े, इतना। वह लार्स था, एक बहुत ही शर्मीला डच छात्र। उसने तब अपने लैपटॉप पर बिटकॉइन माइन करना शुरू किया था जब उसकी कीमत सिर्फ $3 प्रति कॉइन थी। फिर उसने आश्चर्य से देखा कि कीमत $100, फिर 1000 और फिर $10,000 तक पहुंच गई। कितनी किस्मत वाला आदमी। लेकिन मैं चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पाया। बहुत प्यारा इंसान था, भले ही उसकी अमीरी अनचाही थी। शायद मैं और ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंस में घूमूंगा, थोड़ा पीऊंगा और लोगों से बातें करूंगा, उसने हंसते हुए कहा और मुझे एक बिजनेस कार्ड थमा दिया जिस पर बस एक अजीब सा ईमेल एड्रेस लिखा था। मैंने बिटकॉइन का व्यापार तब शुरू किया जब उसकी कीमत अचानक बहुत नीचे गिर गई थी। लेकिन शायद वो गिरावट नहीं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो या जानते हो। 2013 में दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज एम्प्टी गॉक्स हैक हो गया था और 8.5 लाख बिटकॉइन चोरी हो गए थे। उस समय बिटकॉइन की कीमत लगभग $12,000 से गिरकर $160 रह गई, यानी 85% से भी ज़्यादा का गिरना। 2014 में मैंने पहली बार थोड़ा सा बिटकॉइन खरीदा और बेचा, लगभग $300 के भाव पर। अगर मेरे पास भविष्य देखने वाली कोई क्रिस्टल बॉल होती तो मैं उस समय खरीदे हुए बिटकॉइन 2025 तक संभाल कर रखता और 35,000% मुनाफा कमाता। तब शायद इस किताब का नाम होता क्रिप्टोडेमस, भावी बिटकॉइन अरबपति। लेकिन सच यह था कि उस समय बिटकॉइन में ज़्यादा पैसा लगाना अपनी पूरी जमा पूंजी देकर जादुई बीज खरीदने जैसा था। फाइनेंशियल टाइम्स की पत्रकार इजाबेला कमिंस्का ने तब लिखा था, हम इस वक्त साफ कह सकते हैं कि यह बिटकॉइन का अंत है। वह टिप्पणी सही भी लगती थी, क्योंकि वाकई डर था कि बिटकॉइन पूरी तरह से ढह जाएगा। मैंने तब छोटे छोटे मुनाफे कमाए। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि क्रिप्टो करेंसी असली बदलाव लाने वाली है। यह पुराने तकनीकी युग से नए तकनीकी युग की ओर जाने वाला बड़ा कदम था और इसे छोड़ना बेवकूफ़ी होती। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो केवल डिजिटल रूप में होती है। इसके कोई नोट या सिक्के नहीं होते। इसे केवल इंटरनेट के जरिए खरीदा और बेचा जा सकता है, यानी एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करके। आज हजारों क्रिप्टो करेंसी हैं और सबकी कीमत अलग अलग है। 2014 में लोग मानते थे कि एक दिन बिटकॉइन पूरी दुनिया की मुद्रा बन जाएगा, शायद डॉलर की जगह ले लेगा। यह उन लोगों का सपना था जो बैंकों द्वारा लगातार नोट छापने से परेशान थे। मेरी सोच थी, शायद होगा, शायद नहीं होगा। तकनीक कितनी भी होशियार क्यों ना हो, मुझे लगा कि पूरी दुनिया पर इसका राज करना मुश्किल है, और आज भी वैसा ही लगता है। अगर कभी बिटकॉइन डॉलर को चुनौती देगा तो अमेरिका बिना लड़े हार नहीं मानेगा। वे शायद डॉलर से बिटकॉइन खरीदने के हर रास्ते पर रोक लगा देंगे। हाँ, कुछ तकनीकी लोग रास्ते ढूंढ लेंगे, लेकिन आम लोगों के लिए यह इतना कठिन हो जाएगा कि वे हार मान ले। फिर भी बिटकॉइन ने अपनी जगह बना ली, एक तरह का डिजिटल सोना बनकर। बिटकॉइन के बाद आया इथीरियम। यह सिर्फ मुद्रा नहीं था, बल्कि एक विकेंद्रित विश्व कंप्यूटर, जिसके ऊपर एक ऐप बनाया जा सकता था जो दुनिया की समस्याएं हल कर सकते थे। यह मेरे लिए एक बल्ब जलने जैसा क्षण था। लैम्बो कब? 2017 में दुनिया को भी समझ आ गया। अचानक क्रिप्टो की कीमतें आसमान छूने लगी। हर जगह लोग कह रहे थे बिटकॉइन चांद तक जाएगा। नए नए क्रिप्टो करोड़पति अपनी चमकीली लैम्बोर्गिनी खरीदकर इंस्टाग्राम पर दिखाने लगे। अब हर कोई यही पूछता था, नया कॉइन खरीदने के बाद कितनी जल्दी लैम्बो खरीद सकते हैं? जवाब था, लैम्बो कब?
लेकिन जैसे इतिहास में हर उछाल के साथ होता है, वैसे ही यहां भी पीक पास ही था। मैंने अपने अनुयायियों को लगातार चेतावनी देता रहा, यह समय रोमांचक तो है पर खतरनाक भी। अगर बिटकॉइन खरीदना है तो केवल वही पैसा लगाओ जिसे खोने का डर ना हो। मैंने उन्हें बताया कि भले ही लंबे समय में बिटकॉइन की कीमत और बढ़े, लेकिन इसकी आदत है कि हर कुछ सालों में पत्थर की तरह गिर जाता है। यह निवेशकों के लिए मानसिक रूप से बहुत कठिन होता है। कुछ लोगों ने मेरी बात मानी, कुछ ने नहीं, और जिन्हें बस जल्दी जल्दी बड़ा मुनाफा चाहिए था, वे ठगों के झांसे में आ गए। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो की ताकत ने सबको अपनी पकड़ में ले लिया था। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ खो जाने का डर। यही वो शब्द हैं जिससे हजारों मीम्स बने। कम से कम इन मीम्स ने ये तो साबित कर दिया कि जो लोग अपना सारा पैसा बिटकॉइन में झोंक रहे थे, उनमें थोड़ी बहुत समझ थी। वे जानते थे कि हो सकता है वे किसी पागलपन की ऊंचाई पर खरीद रहे हो, लेकिन अमीर बनने की दौड़ से बाहर रह जाने का डर इतना ज़्यादा था कि वे खुद को रोक नहीं पाए। ऐसे लोग ठगों के लिए सबसे आसान शिकार बन गए। स्कैमर्स कहते, बस अभी $500 हमारे अकाउंट में डाल दो और पक्के मुनाफे की गारंटी लो। जो लोग पहले ही अपना पैसा गंवा चुके थे, वे भी दोबारा कोशिश करने को तैयार रहते। एक आदमी ने मुझे अपने स्कैमर के साथ चैट का स्क्रीनशॉट भेजा। उसकी ज़्यादातर लाइफ सेविंग्स पहले ही लुट चुकी थी, फिर भी वह बचे हुए पैसे देने के लिए लालच में आ रहा था। ठगों ने मशहूर हस्तियों का रूप धारण करना शुरू कर दिया। moneysavingespert.com के मार्टिन लुइस ने फेसबुक से शिकायत की कि उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर ढेरों फेक विज्ञापन चलाए जा रहे हैं। मुझे भी डेविड विलियम्स नाम से एक दोस्ताना मैसेज मिला। अगर कोई स्कैमर आपको मनाकर बिटकॉइन खरीदवा ले और फिर आपको अपना बिटकॉइन उनके पते पर निवेश के नाम पर भेजने को कहे, तो वे तुरंत आपके पैसे को मोनेरो जैसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की मदद से गायब कर देते हैं। इससे उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी ने जहां अवसरवादियों को खूब मौके दिए, वहीं यह ठगों की पोंजी स्कीम का अड्डा भी बन गई। चार्ल्स पोंजी नाम के मशहूर ठग के नाम पर बनी इस योजनाओं का असल तरीका यही होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा और पक्के मुनाफे का लालच देकर पैसा लगवाना। नए निवेशकों के पैसों से पुराने निवेशकों को मुनाफा देकर यह साबित करना कि स्कीम सच में काम करती है। फिर आखिर में हजारों लोगों को खाली हाथ छोड़कर आयोजक करोड़पति बन जाते हैं। OneCoin ऐसा ही एक पॉन्जी स्कीम था, जिसने खुद को असली क्रिप्टो करेंसी बताकर लाखों लोगों के करीब $2.4 बिलियन ठग लिए। इसकी संस्थापक रूजा इग्नाटोवा यानी क्रिप्टो क्वीन आज भी फरार है। FBI ने उस पर $5 मिलियन का इनाम रखा है। मैं अपने फॉलोअर्स को बार बार चेतावनी देता था कि इग्नाटोवा से दूर रहो और बिटकनेक्ट से भी। बिटकनेक्ट का खेल। 2017 में कार्लोस मैटोज का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह बिटकनेक्ट का प्रचार करते हुए भीड़ को पागल बना रहा था। उसकी ऊर्जा और उत्साह ने बिटकनेक्ट के टोकन के वैल्यू को $3 बिलियन तक पहुंचा दिया। यहां तक कि coinmarketcap.com पर भी इसे टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी में गिना जाने लगा, जिससे इसे और ज़्यादा विश्वसनीयता मिल गई। लेकिन जो लोग असली और नकली क्रिप्टो में फ़र्क करना सीख चुके थे, वे आसानी से समझ गए कि यह एक ठगी है। स्कैम की पहचान कैसे करें? बिटकनेक्ट और ऐसे दूसरे घोटालों में हमेशा कुछ निशान होते हैं, जैसे अवास्तविक दावे। बिटकनेक्ट वाले कहते थे कि हर महीने 40% तक रिटर्न मिलेगा। एथेरियम के संस्थापक विटालिक बुटेरिन ने साफ कहा, अगर ऐसा वादा है तो ये पॉन्जी स्कीम ही होगी। मल्टी लेवल मार्केटिंग। पुराने सदस्यों को नए सदस्य जोड़ने पर पैसा मिलता था। यह पिरामिड स्कीम का क्लासिक तरीका है। पारदर्शिता की कमी। असली क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अपने कोड, टेक्निकल डिटेल और वाइस पेपर पब्लिश करते हैं, लेकिन बिटकनेक्ट का पूरा सिस्टम रहस्यमय और छिपा हुआ था। बंद ट्रेडिंग सिस्टम। असली क्रिप्टो करेंसी खुले एक्सचेंज पर स्वतंत्र रूप से
खरीदी बेची जा सकती है, लेकिन बिटकनेक्ट के टोकन केवल उनके अपने प्लेटफॉर्म पर सख्त नियंत्रण के साथ ट्रेड होते थे। जनवरी 2018 में कानून ने दबाव डाला और बिटकनेक्ट का प्लेटफॉर्म बंद हो गया। उसके टोकन $475 से गिरकर 41 सेंट रह गए, यानी 99.9% का नुकसान। वादे झूठे थे, लेकिन नुकसान असली था। सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों दुखद किस्से फैल गए। द साइलेंस ऑफ द लैम्बोज। क्रिसमस इवनिंग 2017 पर मैंने अपने फॉलोअर्स को जल्दी ही क्रिसमस गिफ्ट दे दिया, बिटकॉइन पर चेतावनी बजाकर। 2 साल से चल रहा लगातार बढ़त का सिलसिला टूट चुका था। पार्टी खत्म हो चुकी थी। मैंने दिसंबर और जनवरी में अपनी सारी क्रिप्टो करेंसी बेच दी, लेकिन ज़्यादातर लोग अब भी इस उम्मीद में टिके रहे कि कीमतें वापस ऊपर जाएंगी। इस समय तक वे निवेश नहीं कर रहे थे, बस जुआ खेल रहे थे। जरा सा भाव ऊपर उठता और लोग फिर से दावे करने लगते कि बिटकॉइन चांद तक जाएगा। बिटकॉइन रोलर कोस्टर मीम उस समय ट्रेडर्स की भावनात्मक हालत का प्रतीक बन गया। हर बार जरा सा भी उछाल आता, वह मीम सोशल मीडिया पर हर जगह दिखता। यह सचमुच वायरल था और अमीर बनने के सपने देखने वालों के लिए संक्रामक। यह असल में क्रैश का इनकार यानी डिनाइल फेज था। हफ्ते गुजरते गए और हर बड़ी गिरावट के बाद भाव थोड़ा ऊपर आता, लेकिन हर बार वे उछाल कमजोर होते गए। तभी आया FUD यानी फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट। यह सोशल मीडिया पर डरावनी अफवाहों से फैलता और दाम और नीचे खींचता। होल्ड। फरवरी 2018 तक बिटकॉइन की कीमत $20,000 से गिरकर सिर्फ $6,000 तक रह गई। बुल मार्केट खत्म हो चुका था और लंबा बियर मार्केट शुरू हो गया था। कई लोग अब भी होल्डिंग कर रहे थे। यह शब्द असल में एक बिटकॉइन फोरम से आया था, जब एक नशे में धुत यूजर ने होल्ड शब्द की गलत स्पेलिंग लिख दी। बाद में इसका मतलब बना होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, यानी चाहे कीमत ऊपर जाए या नीचे, कभी मत बेचो। समस्या यह था कि बियर मार्केट में बिटकॉइन 85% गिर गया और जिन्होंने ऊंचाई पर खरीद रखा था वही सबसे ज़्यादा चोटिल हुए। कई दूसरी क्रिप्टो करेंसी 90% से भी ज़्यादा गिरी। सिर्फ HODL करो कहना आसान है जब चीज़ें अच्छी चल रही हो, लेकिन तब किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसने सारी बचत खो दी हो। हम आगे रेडिट यूजर की बुरी कहानी पर फिर लौटेंगे और सीखेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। भावनात्मक चोट। भले ही आप पैसा खोने की क्षमता रखते हो, पर नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं होता, भावनात्मक भी होता है। निवेश का बड़ा हिस्सा खोना बहुत निराशाजनक है और यह अनुभव अक्सर ट्रेडर्स को हमेशा के लिए बाजार से दूर कर देता है। इसलिए जरूरी है कि आप बड़े नॉकआउट के बजाय सिर्फ छोटे छोटे जैब्स झेलें। 2018 में पीटर मैककॉर्मिक जैसे एक बड़े होल्डर ने ये दर्द झेला। उसने $32,000 से शुरुआत की और बुल रन में $1 मिलियन से भी ज़्यादा का बिटकॉइन पोर्टफोलियो बनाया। उसका विश्वास अटल था, लेकिन बियर मार्केट ने उसकी $1 मिलियन की दौलत कुछ लाख डॉलर तक गिरा दी। फिर भी उसने अपने बिटकॉइन पकड़कर रखने की ठानी, लेकिन जिंदगी बीच में आ गई। उसे टैक्स का बड़ा बिल चुकाना था और परिवार का खर्चा उठाना था। मजबूरी में उसने सब बेच दिया और आखिर में उसके पास लगभग शून्य रह गया। उसकी सीख, लोभ और ओवर एम्बिशन ने मेरी जिंदगी बदल सकने वाला पैसा मिटा दिया। अगर दोबारा बुल रन आए और आप कमाई करो तो प्रॉफिट निकाल लो, सब कुछ क्रिप्टो में मत फंसा दो। सौभाग्य से पीटर की कहानी का अंत खुशियों से हुआ। उसने मेहनत करके एक सफल बिटकॉइन पॉडकास्ट बनाया और अपने शहर की फुटबॉल टीम खरीद ली। वेल्स का खेल। अब हमें पता है कि दिसंबर 2017 से अप्रैल 2018 तक लगभग $30 बिलियन के बिटकॉइन नए निवेशकों को बेचे गए। यह काम किया बिटकॉइन वेल्स ने। वेल यानी वो लोग जिनके पास करोड़ों डॉलर का बिटकॉइन होता है।
जैसे ही भाव तेजी से गिरता, लोग उन पर आरोप लगाते कि वे भारी मात्रा में बिटकॉइन बेचकर बाजार को दबा रहे हैं। विश्लेषण से पता चला कि वाकई दिसंबर से वेल्स ने होल्डिंग बंद कर दिया और अपने बिटकॉइन नए अनजान निवेशकों के हाथों में थमा दिए, ठीक उसी समय जब उन्हें सबसे कम करना चाहिए था। रिकवरी कब? जनवरी 2018 से लोग मुझसे पूछने लगे कि मार्केट कब सुधरेगा, लेकिन बुल मार्केट का अंत कभी सीधा सपाट नहीं होता। आमतौर पर इसमें समय लगता है। पहले वे सब लोग निकलते हैं जिन्होंने ऊंचे दाम पर खरीदा और अब रिकवरी की आस में फंसे हैं। जब तक वे हार मानकर बेच न दे, चाहे डर से, तलाक के डर से या टैक्स बिल की वजह से, बाजार स्थायी रूप से नहीं संभलता। यही प्रक्रिया असली रिकवरी का आधार बनाती है। मेरा अनुभव तो मैंने अपने क्रिप्टो कहां बेचे? अपने पसंदीदा बिंदु पर, ठीक रिटर्न टू नॉर्मल पॉइंट के बाद। जब लंबी ऊपर जाती लाइन टूट गई, तब मैंने इंतजार किया कि यह सचमुच टूटा है या झूठा अलार्म है। कन्फर्मेशन तब हुआ जब भाव थोड़ा बढ़ा, लेकिन नया रिकॉर्ड बनाने से पहले ही फिर गिर गया। यही मैंने मुनाफा लॉक किया और फिर शांत बैठ गया, क्रिप्टो विंटर गुजारने के लिए अगले बुल मार्केट का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए। यह सब सुनने में बहुत जेन लगता है, लेकिन बाजार में सही समय पर एंट्री और एग्जिट करना मेरी कई सालों की कठिन सीख का नतीजा है। मेरी ट्रेडिंग शिक्षा दर्द भरी थी, लेकिन इस किताब से आप उस दर्द का कुछ हिस्सा बचा सकते हैं। आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप सीख जाएंगे कि सबसे महंगी गलतियों से कैसे बचना है और सबसे बड़ी संभावनाओं को कैसे पहचानना है। यही आपकी असली ट्रेडिंग बढ़त बनेगी। तो मत कहिएगा कि मैंने आपको कुछ दिया नहीं। द ट्यूलिप्स रिवेंज। 2018 के दर्दनाक क्रिप्टो बियर मार्केट में मैंने खुद को व्यस्त रखा। शेयर, कमोडिटीज और दूसरे एसेट्स में ट्रेडिंग करके कभी कभी मैं किसी क्रिप्टो में हाथ डालने का सोचता तो ऊपर उठता दिखता, लेकिन जल्दी ही बेचना पड़ता, क्योंकि बियर मार्केट में ऐसे छोटे छोटे उछाल बहुत आते हैं और टिकते नहीं। वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स कहते हैं ये वैसा है जैसे भाप इंजन के सामने पड़े पैसों को उठाने की कोशिश करना। मीडिया फिर से घोषणा कर रहा था कि बिटकॉइन मर चुका है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषक इसे 17वीं सदी की ट्यूलिप मैनिया से तुलना कर रहे थे, जब नीदरलैंड में लोग ट्यूलिप बल्ब के पीछे पागल हो गए थे और फिर कीमतें इतनी गिरी कि कभी वापस उस स्तर पर नहीं पहुंची। लेकिन समस्या ये थी कि बिटकॉइन पहले ही 2 बड़े बुल रन देख चुका था। 2013 में जब हेडलाइन बनी बिटकॉइन हाइप वर्स देन ट्यूलिप मैनिया, द गार्जियन, और 2017 में जब दाम और भी ऊपर चले गए और जेपी मॉर्गन के बॉस जैमी डिमोन ने कहा बिटकॉइन इज अ फ्रॉड वर्स देन ट्यूलिप बल्ब्स, फाइनेंशियल टाइम्स। फिर 2020 में यह दोबारा उभर आया। हर बार जब लोग कहते ये खत्म हो गया, ये फिर से अंकुरित हो जाता जैसे कि ट्यूलिप ही हो। नया उछाल। 2020 की गर्मियों में मेरी ट्रेडिंग रणनीति ने इशारा किया, अब खरीदने का समय है। थोड़े ही समय बाद लॉकडाउन में बैठे करोड़ों मिलियनियर्स ने क्रिप्टो ट्रेडिंग में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। उनकी खरीद ने बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोज की कीमतों को बार बार दुगना कर दिया। मेरा इंतजार सफल रहा। दाम आसमान छूते गए और मुझे भरपूर इनाम मिला। अगर 2017 का बुल रन साल्वाडोर डॉली जैसी पागलपंती था, तो 2021 पूरा रोमन सम्राट कैलिगुला जैसा पागलपन था। इलॉन मस्क का पसंदीदा डोजी कॉइन, जिसे सौकिया लोगों ने मजाक में बनाया था, अचानक 90 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। जैसे कभी एक ट्यूलिप बल्ब की कीमत नीदरलैंड के एक महल से ज़्यादा हो गई थी, वैसे ही डोजी कॉइन की कीमत भी बढ़ी, क्योंकि लोग उतना देने को तैयार थे। बाद में डोजी कॉइन 90% गिरा, लेकिन इलॉन ने हार नहीं मानी। उन्होंने डोजी 1 सैटेलाइट टू द मून की घोषणा की, यानी सचमुच डोजी कॉइन को चांद पर भेजने की। इस खबर ने कीमत फिर से उछाल दी। मीम कॉइन और पागलपन।
डोजी कॉइन सबसे मशहूर मीम कॉइन बना, यानी इंटरनेट मीम्स से प्रेरित क्रिप्टो। कोई भी मजाक, कोई भी वायरल चीज अगले दिन नई क्रिप्टो करेंसी बन जाती। उस समय तक एक नए मीम कॉइन फाट कॉइन की कीमत $2 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन असली पागलपन NFTs के साथ हुआ। ये छोटे छोटे JPEG इमेज, जिनमें से एक $69 मिलियन में बिका, अचानक हर कोई डिजिटल तस्वीरें बनाकर बेचने लगा। कुछ लोगों ने तो कुछ भी नहीं बनाया, बस ऐसे ही NFT बना दिया। वैसे NFTs की टेक्नोलॉजी वास्तव में कमाल की है और आगे चलकर प्रॉपर्टीज राइट्स और पहचान प्रणाली जैसे क्षेत्रों में उपयोग हो सकती है। बुल रन का अंत। ये सारे पागलपन के संकेत थे कि हम शिखर पर पहुंच चुके हैं। मैंने अपने फॉलोअर्स को चेतावनी दी और बिटकॉइन बेच दिए। यहाँ तक कि डरावना चार्ट बनाकर अब X पर डाला। शुक्र है बहुतों ने संकेत समझ लिया और समय रहते निकल गए। फिर बिटकॉइन 50% से ज़्यादा गिरा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। गिरने के बाद ये पूरी तरह बियर मार्केट में जाने के बजाय थोड़ा संभला और फिर नया हाई बनाया। फिर असली क्रैश शुरू हुआ। इसकी वजह थी इंस्टीट्यूशन का प्रवेश, हेज फंड्स और बड़े निवेशक। उन्होंने बिटकॉइन खरीदा और मार्केट को दूसरी सांस दी। लेकिन जब उन्होंने भी खरीदना बंद कर दिया तो 2021 के अंत तक कीमत तेजी से गिरने लगी। पुरानी गलतियों से सबक। क्या इस बार लोगों ने फोमो और होडल वाली पुरानी गलतियों से सबक लिया? बिल्कुल भी नहीं। गूगल ट्रेंड्स दिखाता है कि 2021 की पीक पर लोग वेन टू बाय क्रिप्टो दोगुना बार खोज रहे थे वेन टू सेल क्रिप्टो से। सीखने के बजाय होडलर्स ने नए मीम बना लिए। अब वे अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स में लेजर आइज लगाने लगे, या दिखाने के लिए कि वे बिटकॉइन को $1 लाख तक ले जाएंगे। इलॉन मस्क, टॉम ब्रेंडी और पेरिस हिल्टन तक ने लेजर आइज लगाई। लेकिन चमकती आंखों वाले JPEGs के बावजूद बिटकॉइन $70,000 से ऊपर नहीं गया। 2022 की शुरुआत में जैसे ही यह गिरा, फोमो और FUD के साथ एक नया वाक्यांश जुड़ गया, हैव फन स्टेइंग पुअर। यानी जो लोग बिटकॉइन पर शक करते, उनका मजाक उड़ाया जाता कि बेचकर तुम गरीब ही रहोगे। अब अगर तुमने क्रिप्टो बेच दिया तो तुम वीक हैंड्स थे, और जो टिके रहे वे स्ट्रॉन्ग हैंड्स या यहाँ तक कि डायमंड हैंड्स कहलाए। लेकिन इन सब शोर शराबे के बावजूद बिटकॉइन गिरता ही रहा। फिर से क्रिप्टो विंटर शुरू हो गया। मैं आराम से कंबल में लिपटा था कि अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। क्या यह कॉर्न का अंत है? क्रिप्टो का पतन, क्या यह क्रिप्टो का अंत है? द इकोनॉमिस्ट ने अपनी कवर स्टोरी में ऐसे हेडलाइन छापे जिसमें उल्काएं जमीन पर गिरते दिखाई गई। एक घुंघरैले बालों वाला बड़ा सा लड़का शॉर्ट्स पहने हथकड़ी में ले जाया जा रहा था। BBC मुझसे पूछ रही थी कि क्या यह क्रिप्टो का एपोकलिप्स है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। 2021 की शुरुआत में मैंने लगभग 6 महीने पहले बिटकॉइन में पैसा लगाया था और मेरा निवेश 4 गुना हो चुका था। अगर उस समय किसी ने मुझे पूछा होता तुम्हें FTX और उसके मालिक सैम बैंकमैन फ्राइड के बारे में क्या लगता है, तो मेरा जवाब होता कौन? FTX तब उन छोटे छोटे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में से एक था जो इस इंडस्ट्रीज के किनारे पर काम करते थे। मैंने उसका नाम तक नहीं सुना था, लेकिन जल्दी ही सब बदल गया। FTX की वार्षिक आमदनी $89 मिलियन से बढ़कर 2021 में $1 बिलियन से ऊपर पहुंच गई और वह बाइनेंस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया। इसके बाद सैम बैंकमैन फ्राइड ने अमेरिकी राजनीति में दोनों पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को भारी दान देना शुरू किया और हम सब ने अजीब दृश्य देखा। कार्गो शॉर्ट्स पहने सैम बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर के साथ मंच पर बैठा क्रिप्टो किंग बन गया। 5 मिनट पहले तक जिसे कोई नहीं जानता था, अचानक वह राजा कैसे बन गया। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया और कभी FTX पर अकाउंट नहीं खोला। अब हम जानते हैं कि यह सब धोखा था। बैंकमैन फ्राइड को फ्रॉड के लिए 25 साल की जेल हो गई, लेकिन मुझे क्रिप्टो एपोकलिप्स जैसी बातें सुनकर चिढ़ हुई।
असल में SBF तो बस एक ठग था जिसने थोड़े समय के लिए क्रिप्टो मार्केट में कारोबार चलाया। यह क्राइम क्रिप्टो की जड़ पर हमला नहीं था। मैंने मीडिया इंटरव्यू में समझाया, यह कॉर्न का अंत नहीं है। मेरी बात को ऐसे समझो, मान लो एक किसान मकई उगाकर स्थानीय मंडी में बेचने जाता है, लेकिन जब वह पहुंचता है तो मंडी में आग लगी होती है। अब वह क्या करेगा? क्या वह चिल्लाएगा, मकई का अंत हो गया, या फिर कहेगा ठीक है, अगली मंडी में जाकर बेच देता हूं? असल बात यह है कि क्रिप्टो बेचने खरीदने की जगह बहुत हैं। FTX बस उनमें से एक था, तो फिर फर्क क्या पड़ता है? नई फसल। और वाकई यह मकई का अंत नहीं था। साल खत्म होने से पहले ही क्रिप्टो मार्केट संभलने लगा। 2023 में रिकवरी और तेज हुई और 2024 तक फिर से वही पागलपन लौट आया। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत बिटकॉइन के दाम बढ़ने का बड़ा कारण बनी। क्रिप्टो कंपनियां सालों से शिकायत कर रही थी कि उन्हें अमेरिकी सरकार परेशान करती है। पहले ट्रंप कहता था कि बिटकॉइन एक स्कैम जैसा है, लेकिन जब उसने उद्योग के लिए रोशन दौर का वादा किया, जिसका उसकी चुनावी फंडिंग से शायद गहरा संबंध था, उसने अपनी शपथ ग्रहण से एक दिन पहले ही अपना खुद का ट्रंप मीम कॉइन लॉन्च कर दिया और अरबों डॉलर कमाए। उसका कॉइन किस काम का था कोई नहीं जानता, किसी को फर्क नहीं पड़ा, लोग खरीदते रहे। यह सब देखकर कोई भी क्रिप्टो लेखक सन की हो सकता था, लेकिन मैं खुद को याद दिलाता हूं, इस पूरी क्रिप्टो यात्रा का एक गहरा मकसद है और उसे समझने के लिए हमें लौटना होगा बिल्कुल शुरुआत की ओर, जब क्रिप्टोवर्स का जन्म हुआ था। द क्रिप्टोवर्स। मुझे सरल व्यवसाय पसंद है। जहां बहुत टेक्नोलॉजी हो वहां हम समझ ही नहीं पाते। वॉरेन बफेट, 1996। हमने गूगल को मिस किया, अमेजन का एक भी शेयर नहीं लिया। हमें अंदाजा ही नहीं था उसकी क्षमता का। यह हमारी बड़ी गलती थी। वॉरेन बफेट, 2017। क्रिप्टो करेंसी का बुरा अंत होगा। बिटकॉइन तो जहर का जहर है। वॉरेन बफेट, 2018। सतोशी ने राक्षस पैदा किया। जनवरी 2009 में एक गुमनाम प्रोग्रामर जो खुद को सतोशी नाकामोटो कहता था, ने दुनिया का पहला बिटकॉइन बनाया। उसने अपने कंप्यूटर कोड में द टाइम्स लंदन के एक हेडलाइन को भी जोड़ा। 3 जनवरी 2009, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकेंड बेल आउट फॉर बैंक्स। यह सतोशी का मिशन स्टेटमेंट था। उसने परंपरागत मुद्रा के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। 2008 की वित्तीय संकट ने साबित कर दिया था कि सरकारी मुद्राओं को अनंत मात्रा में छापा जा सकता है और बैंकर उसे बर्बाद कर सकते हैं। बिटकॉइन अगला तर्कसंगत कदम था, पूरी तरह डिजिटल मुद्रा जिसका कोई भौतिक रूप नहीं। सतोशी ने तय किया कि कुल 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनाए जाएंगे ताकि उसे डॉलर की तरह असीमित छाप कर बेकार न किया जा सके। ये नए बिटकॉइन माइनिंग के जरिए आते और लोग इन्हें खरीद बेच सकते थे। सतोशी ने पहले बिटकॉइन खुद माइन किए और फिर गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वह कौन है। उसने वॉलेट में लगभग 10 लाख बिटकॉइन अब भी पड़े हैं। 2025 की शुरुआत में जिसकी कीमत $100 बिलियन से भी ज्यादा है। माइनिंग। नए बिटकॉइन माइन करने के लिए कंप्यूटर बहुत जटिल गणितीय समस्या हल करता है। जो पहले हल करता है वह एक नया ब्लॉकचेन में जोड़ देता है। यही ब्लॉकचेन सारी ट्रांजैक्शनों की स्थायी सूची है। अब तक लगभग 20 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। बाकी अगले 100 सालों में धीरे धीरे होंगे। पहले लोग लैपटॉप से बिटकॉइन माइन कर लेते थे, लेकिन अब इसके लिए बड़े बड़े सर्वर फार्म लगते हैं। फिर भी छोटी क्रिप्टोज में माइनिंग से कुछ लोग कमाई कर लेते हैं। बिटकॉइन का असली फायदा। सवाल उठता है, जब हमारे पास पेपैल, वीजा, मास्टर कार्ड हैं, तो बिटकॉइन की जरूरत क्या है? असल अंतर है ब्लॉकचेन। यह बिना किसी बैंक या पेमेंट कंपनी के सीधे व्यक्ति से व्यक्ति को पैसा भेजने देता है, यानी बीच का मिडिलमैन हट जाता है। बिटकॉइन का कोई बॉस नहीं है। इसका कोड पूरी दुनिया के हजारों कंप्यूटर्स पर चलता है, जहां हर ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है और स्थायी रूप से जुड़ जाता है।
यही इसे विकेंद्रीकृत और सुरक्षित बनाता है, यानी सेंट्रलाइज्ड एंड सेफ बनाता है। बिटकॉइन का मकसद है एक ग्लोबल करेंसी बनाना जिसे हर जगह इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन दिक्कत है कि छोटे पेमेंट्स जैसे कॉफ़ी खरीदने के लिए यह धीमा और महंगा पड़ जाता है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए लाइटनिंग नेटवर्क बनाया गया जो लगभग तुरंत ट्रांजैक्शन कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन है टैक्स कानून। जैसे यूके में अगर मैं क्रिप्टो डेबिट कार्ड से खरीदारी करता हूं तो वह अपने आप बिटकॉइन को पाउंड में बदल देता है। यह बदलना बेचना माना जाता है और उस पर टैक्स लग जाता है। अब तक कुछ ही देशों ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया है, जैसे एल साल्वाडोर।